नमस्कार, न्यूज इंडिया का स्पेशल सेगमेंट हेल्दी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। जैसे ही सर्दियां आती हैं, सर्दी जुकाम की समस्या बेहद आम हो जाती है। हमारे आसपास हर दूसरा व्यक्ति इससे परेशान नजर आता है। खासतौर से दिल्ली एनसीआर का प्रदूषण यानी कि पॉल्यूशन इसमें इजाफा करने का काम करता है। इतने प्रदूषण के बीच वैसे ही हमारे फेफड़े साफ हवा लेने के लिए जल्दोजहद करते हैं। ऊपर से जुकाम का संक्रमण आपके आसपास हो तो आपकी दिक्कत यकीनन दोगुनी हो जाएगी। आज न्यूज इंडिया पर हम आपको बताएंगे कोल्ड में होने वाली दिक्कतों के बारे में, साथ ही कैसे इस संक्रमण से आप बच सकते हैं ये भी आपको बताएंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं। हम सिर्फ समस्या के बारे में बात नहीं करेंगे बल्कि समाधान पर भी चर्चा करेंगे। तो स्वागत कीजिए हमारे खास मेहमान डॉक्टर आशीष जायसवाल जी का। डायरेक्टर हैं आप काशवी हॉस्पिटल के। सर बहुत स्वागत है, अभिनंदन के साथ सवाल भी। सर देखिए, सर्दियों की आहट है और आहट के साथ परेशानी जो सबसे ज्यादा रहती है, और आपके पास मेरे ख्याल से पेशेंट्स भी इसी समस्या के ज्यादा आते होंगे, सर्दी जुकाम। देखिए, सबसे पहले समझना पड़ेगा कि इस समय ये प्रॉब्लम होती क्यों है। तो इस समय जब भी ठंडक स्टार्ट होती है तो बहुत से एलर्जेंस जो एलर्जी जो कॉज करते हैं वो बहुत इस समय एयर में आ जाते हैं। तो इनके कारण जो बच्चे जो हम लोग जो एलर्जिक होते हैं उनमें ये सर्दी इम्पॉर्टेंट होना चालू हो जाती है। सेकेंडली क्या होता है, जो फॉग होता है वो फॉग सस्पेंडेड रहता है। तो जो भी पार्टिकल हैं, जो भी वायरसेस जो कि घूम रहे हैं या जो भी पॉल्यूटेंट पार्टिकल्स हैं PM 2.5 10, ये भी हम लोग के आसपास घूम रहे हैं और ये ऊपर जा नहीं पाते क्योंकि ऊपर एक लेयर आ जाती है फॉग की। इसके कारण से ये हर समय हम लोग के आसपास रहता है, हम लोग को बार बार री इन्फेक्शन करता रहता है। इनफैक्ट जो भी चेस्ट के पेशेंट होते हैं, जो एस्थमेटिक के पेशेंट होते हैं, उनको इस मौसम में सबसे तकलीफ होती है और इसमें उनको इनहेलर लेने की वो भी बढ़ जाती है और उसमें उनकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाती है। यानी कुल मिला के अगर देखा जाए तो सर्दी का आना मतलब जो एलर्जिक पेशेंट या चेस्ट के पेशेंट है उनके लिए तो मुश्किल है ही है, मगर जो ये पॉल्यूशन बढ़ गया है इसके कारण से भी ये चीज़ बहुत बढ़ती जा रही है और ये दो धारी तलवार की तरह लोगों पर इस समय दिल्ली एनसीआर में काम कर रही है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक विषय और है जो लगातार चर्चाओं में रहता है। एक तो आपने पॉल्यूशन, हमने चर्चा करी ली कि पॉल्यूशन की वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन उसके अलावा कई बार ये होता है कि जैसे मान लीजिए मुझे जुकाम है और मैंने स्नीज करी और उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। डेफिनेटली, देखिए जब भी हमने कोविड में भी ये सब सीखा है जिसको हम लोग रेस्पिरेटरी हाइजीन बोलते हैं कि जब भी अगर आपके आसपास किसी को भी कॉमन कोल्ड या वायरल इन्फ्लेमेशन है, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। नाक की सर्दी जिसे हम लोग राइनाइटिस बोलते हैं, या फेरेंजाइटिस हो सकता है, या अपना साइनस के अंदर जो इन्फेक्शन साइनोसाइटिस हो सकता है। ये कॉमन कोल्ड इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। अगर ये नीचे जाता है तो ब्रोंकियल अस्थमा में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो जब भी हम स्नीज करते हैं या कॉफ करते हैं, अगर हम प्रॉपर ध्यान ना दें, जो हमने सीखा था, जब भी आपको स्नीजिंग है अपना रुमाल रखें, अपना जब भी करना हो तो कोहनी के अंदर करें, सो दैट इससे दूसरे लोगों को ना फैले। इनफैक्ट देखिए, जो भी अब नए नए कोविड के भी जो नए नए स्ट्रेन आ रहे हैं, वेरिएंट आ रहे हैं, वो हम लोग देखते जा रहे हैं, वो लोग और ज़्यादा इन्फेक्टेड होते जा रहे हैं, वो और ज़्यादा इन्फेक्टिव होते जा रहे हैं। ऑल्दो उनकी मोर्टेलिटी नहीं ना, उससे लोगों की जो मृत्यु दर है उस पर इतना असर नहीं पड़ रहा है, पर वो इतना इन्फेक्शन हो जा रहा है कि हर घर में हर एक आदमी परेशान है। और अगर एक बार कोई आदमी परेशान हो जाता है तो पूरे घर में किसी ना किसी को इन्फेक्शन होने रहता है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो घर में जो ऐसा बंदा जो हाई रिस्क बंदा है, हमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बंदे हाई रिस्क हैं, हाई रिस्क बंदे कौन होते हैं? जो बच्चे छोटे हैं, या जो बच्चे जो एलर्जिक हैं, या जो बड़े हैं, बुजुर्ग जो हैं, जो कैंसर के पेशेंट है, या जो डायबिटिक अनकंट्रोल है, या कीमो पे, प्रेग्नेंट लेडीज हो गई, या जो ऐसे पेशेंट होते हैं जो कीमोथेरेपी पे चलिए, ये रिस्क पेशेंट है और इनमें ये वायरस जानलेवा भी हो सकता है। इसको इतना नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए जब भी घर में एक हो तो हम लोग जिसको सेफ डिस्टेंसिंग बोलते थे उसको हमें फॉलो करना चाहिए। बार बार हाथ मुंह नहीं अपने को टच करते रहना चाहिए। अगर स्नीजिंग आ रहे तो अपना हैंड हाइजीन करना चाहिए, बार बार हाथ धुलना चाहिए। इससे भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा बचाव है। डॉक्टर साहब, जब आप ये तमाम चीज़ें आप बता रहे हैं तो मेरे जहन में एक बात और भी आ रही है। जब हम हाइजीन का जिक्र कर रहे हैं तो देखिए, कोविड के टाइम पे हम 2 गज दूरी, मास्क के ज़रूर बोला करते थे, लेकिन अब जब कोई बीमार पड़ता है तो हम ये थॉट भूल जाते हैं। देखिए, अब तो ना इसको हम लोग ना कोविड फटीग बोलने लगे, बिकॉज अपने इतने सालों तक 2 सालों तक ये चलता रहा और सब कुछ चलता रहा, तो अब लोगों में अब हिम्मत भी नहीं बची है। मगर फिर भी अगर आपके घर में किसी को ऐसा अपर रेस्पिरेटरी है तो मास्क का यूसेज बहुत अच्छा और आपको बहुत अच्छे तरीके से बचा सकता है। इनफैक्ट जो लोग हाई रिस्क है वो जरूर से मास्क लें। देखिए, जब भी मास्क हम ले रहे हैं, अगर कोई इन्फेक्शन वाला बंदा ले रहा है उससे दूसरों को होने से बच रहा है, या जो हाई रिस्क वाले वो ले लेंगे तो उनका उससे बचाव हो सकता है। तो बहुत जरूरी है। हमारे साथ में कॉलर जुड़े हुए हैं दीपक जहांगीरपुरी से। दीपक, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पे।
डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर पिछले 6 दिनों से ऑलमोस्ट गले की मतलब मैं गला साफ कर रहा, आवाज सही से आ रही और मैं अमॉक्सिबल 125 किलो सी खा रहा हूँ। कफ निकल नहीं पा रहा है, कफ आता है, कभी सर्दी लगती है, कभी गर्मी नहीं है, तो क्या समाधान हो सकता है इसका? देखिए सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि जो आपके सिम्टम्स हैं ये सिम्टम अपर एयरवे के, अपर एयरवे हम लोग अगर बात करें तो नोज हो गया, साइनसेस हो गए और फैरिंग्स हो गए। क्या होता है आजकल हम लोग देख रहे हैं, जो हमारी भी मैं पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ, हमारी ओपीडी में वही लोग आ रहे हैं जिनको लंबे समय से कफ है, दवाई लेने के बाद उन्होंने ओवर द काउंटर मेडिकेशन ली, डॉक्टर से भी मेडिसिन ली, जीपी से मेडिसिन ली, फिर भी उनका कफ परसिस्ट कर रहा है। ये बहुत बड़ी कॉमन है, क्योंकि जो प्रॉब्लम है, जो नाइटिस है, वो हमारे साइनस के अंदर फैला हुआ है। यानी जो हमारे सिक्रीशंस जो अंदर ये सब जमा हुए हैं सारे के सारे, ये सिक्रीशन ड्रॉप करके हमारे गले में गिरते हैं, जिसको हम लोग पोस्ट नेजल ड्रिप बोलते हैं, जिनके कारण ये खांसी होती है। ऐसे केस में आपका स्टीम लेना बहुत जरूरी है। आप किसी एक अच्छे ईएनटी या चेस्ट स्पेशलिस्ट को दिखाएं, डेफिनेटली वो कुछ इनहेलर्स देंगे, कुछ नेजल स्प्रेस देंगे, कुछ आपको कुछ मेडिकेशन देंगे जो इसको डिकंजेस्ट करेगा, जिससे आप ठीक होंगे। बहुत बार आप लोकल, मैं आपको आज के माध्यम से बोलना चाहूंगा, केमिस्ट शॉप पे जाके बार एंटीबायोटिक्स मत खाएं, एंटीबायोटिक्स का बहुत रोल नहीं है इसके अंदर। बिल्कुल डॉक्टर, कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए सर्दी जुकाम हो गया तो डॉक्टर के पास तो जाना बाद में होता है, लेकिन जो प्राइमरी डॉक्टर्स होती हैं, हमारी मदर और मदर इन लॉज जो होती हैं, या फिर हमारी जो दादी होती हैं, वो कई बार ऐसा होता है कि लाओ बच्चे को सर्दी लग गई है, काली मिर्च और शहद मिला करके पिला दें और इनका कुछ तो इसको गर्मी दे दें, लौंग वगैरह घिसने लग जाते हैं। तो क्या आज के प्रेजेंट एरा में जो पुराने नुस्खे थे वो अब काम कर रहे हैं क्या, या फिर अगर ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो रही है तो हमें थोड़ा सा और प्रिकॉशंस लेने चाहिए? दो बातें इसके अंदर। पहला मैं बोलना चाहूँगा कि जहाँ हमारी साइंस एंड होती है, वेयर आर साइंस इन नेचर स्टार्ट। जो हमारा ये एक्टिविटीज़ जो हमारी दादी मम्मी सब कर रहे हैं, ये नेचुरल एक्टिविटीज़ हैं, ये नेचर की एक्टिविटीज़ है। अभी तक साइंस उस लेवल तक पहुंच नहीं पाई कि उसके सारे कॉन्स्टिट्यूट को जोड़ पाए और उसका कारण कर पाए। डेफिनेटली इसमें लेने में कोई बुराई नहीं ना, और ये बहुत इफेक्टिव रही है, हम सब ने बचपन से देखी है। बिल्कुल, क्योंकि अभी हमारी साइंस को जरूरत है इसको और समझने की, एलोपैथी को और जरूरत है इसको समझ के इसको अपने सिस्टम में परकुलेट करने की। डॉक्टर हमारे साथ में कलकत्ता से कॉलर जुड़े हुए हैं, मनीष बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर आपका। सवाल पूछिए अपना। हेलो जी मनीष, आपकी आवाज आ रही है, सवाल पूछिए। नहीं, अभी डॉक्टर साहब बिजी थे, बात कर रहे थे, इसलिए मैं पूछ नहीं रहा था जी। मेरा सवाल है जायसवाल सर से कि मुझे जो लॉन्ग टर्म, लंबे समय से सिर्फ सुबह में ही गले में प्रॉब्लम और कफ जो है वो ब्राउनिश कलर यानी कि राख के कलर की तरह सिर्फ सुबह में निकलता है और मैं दिन भर ठीक रहता हूँ। तो मैं इसको लेके परेशान हूँ कि इसको लेके डॉक्टर के पास जाऊं, लेकिन जब दिन भर मैं सही रहता हूं तो डॉक्टर के पास जाके क्या बोलूंगा। और ये सिर्फ सुबह में सोने के बाद ही ये मेरे को प्रॉब्लम होता है। देखिए जो ये प्रॉब्लम है, जो आपका जिस कलर का कफ आ रहा है, ब्लैक और रेडिश रस्टी कलर का जो कफ आ रहा है सुबह के समय, हम लोग जब रात में सोते हैं सारा सिक्रीशन साइनस से भर जाता है, जब हम सुबह उठते हैं वो सिक्रीशन हमारे गले में आता है। यूजुअली दो कारण होते हैं इसके कारण, कभी कभी ये पॉल्यूशन के कारण बहुत कॉमन होता है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपके आसपास पॉल्यूशन बहुत है तो आप अपना एक मास्क या अपना वो लगा के रखें, उससे आपको आराम मिलेगा। दूसरा, कभी कभी फंगल इन्फेक्शन में भी ये प्रॉब्लम होती है, उनमें भी इस तरीके का कफ अर्ली मॉर्निंग आता है। अगर ऐसा है तो आप अपने ईएनटी के डॉक्टर को दिखाएं और उनको ये बात बताएं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि ऐसा ना हो कि आपका फंगल इन्फेक्शन बढ़ जाए। पॉल्यूशन है, इसलिए आप सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप स्टीम लेना चालू कर दें। स्टीम लेने से ही यूकलिप्टस ऑयल डाल के, उससे ही आपको बहुत आराम इससे मिलना चालू हो जाएगा। पर आप अपने एक ईएनटी को जरूर दिखाएं, वो जरूर से आपको इस चीज़ को करेगा और जरूर से आप उनके पास जाएं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं वापस आ रही हूँ अपने दादी नानी के नुस्खे पे, जिसको घर में अपनाया जाता है अमूमन। देखिए भाई, जब मैंने बोला नेचर इन साइंस स्टार्ट, साइंस इन नेचर स्टार्ट, सो इसमें कोई बुराई नहीं ना, हम सबको फॉलो करना चाहिए। इंपॉर्टेंट ये है कि हमें सीखना है कि इसको काम कैसे करता है, अभी तक हमें ये नहीं पता है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप स्टार्ट करो, कोई बुराई नहीं ना। और हमें हर समय वायरल के लिए 1-2 दिन देखना चाहिए, थोड़ा पैरासीटामोल देना चाहिए, बिकॉज हम लोग तुरंत ही अस्पताल में या डॉक्टर के पास नहीं भाग सकते। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें कब भागना है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेड फ्लैग्स, मतलब कब क्या सिम्टम्स ऐसे हो जाए कि अब तो हमें डॉक्टर को दिखाना है। देखिए कोविड के बाद हर घर में सैचुरेशन है, अगर आपका सैचुरेशन डिप करता है 95-96 पहुंच रहा है, इसका मतलब कहीं ज़्यादा सिक्रीशन या प्रॉब्लम बढ़ रही है। अगर आपका फीवर
कंट्रोल हो रहा है 2 दिन के बाद भी, अगर ये आपके ओरम जो आप दवाएं ले रहे हैं उससे कंट्रोल नहीं हो रहा है, आपका कफ एंड कोल्ड के साथ अगर आपको चेस्ट पेन होने लग गया, अगर चेस्ट पेन होने लग गया इसका मतलब ये आपका ये निमोनिया की तरफ जा रहा है, या बलगम में अगर खून आने लग जाए या बलगम का कलर चेंज होने लग जाए इसका मतलब ये निमोनिया होने लग गया है। तो निमोनिया डेफिनेटली आपको अपने फिजिशियन से मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका फीवर कंट्रोल ना हो या आपको इसके साथ कोई और एडेड सिम्टम होने लग जाए, जैसे बहुत बार हम देखते हैं जब भी सीवियर वायरल होता है तो गैस्ट्रोएंटेराइटिस चालू हो जाता है, लूज मोशन भी हो रहा है, गले में भी दर्द हो रहा है, ऐसे समय में डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारी डिहाइड्रेशन होता है जिसके कारण हमारा अपर रेस्पिरेटरी और कॉम्प्लिकेट हो सकता है। तो अगर 2 सिस्टम इन्वॉल्व हो तब भी आपको डॉक्टर के पास जाना। अगर ब्लड प्रेशर में कमी हो रही है, पल्स रेट बढ़ रहा है, और जो हाई रिस्क बंदे हैं उनको तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर को जरूर से दिखाना चाहिए अगर उनको आराम नहीं मिलता 2 दिन में। बिल्कुल। डॉक्टर अर्चना जुड़ी है हमारे साथ, गाजियाबाद से कॉलर हैं। अर्चना, बहुत स्वागत न्यूज इंडिया पर आपका। सवाल पूछिए अपना। हाँ जी अर्चना, सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब की मेरी आखिरी 6 सवाल से बात करा लीजिए प्लीज सर। डॉक्टर से ही आपकी बात हो रही है, आप सवाल अपना पूछिए। हाँ जी अर्चना जी बोलिए। नमस्कार। डॉक्टर साहब तो सामने बैठे हैं भैया न्यूज चैनल पे। आप अपना सवाल पूछिए अर्चना जी। सवाल मेरा ये है कि अभी ये कफ एंड कोल्ड के विषय में बता रहे हैं डॉक्टर साहब, और मेरा सवाल है कि मेरी बेटी का जन्म से ही जन्म के समय 1 महीने बाद से उसको ये निमोनिया नहीं हुई थी, पर कफ का ऐसा शिकायत हुआ कि फीवर उसका ठीक नहीं हो रहा था, और अब जाके साइनस और नोज हमेशा उसका ब्लॉक रहता है, मुंह से सांस लेती है। डॉक्टर साहब, इनकी बच्ची मुंह से सांस लेती है और ये जन्म से ही है, मतलब ऐसा नहीं है कि सर्दी जुकाम या फिर हाँ देखिए, आपको समझना पड़ेगा इसके अंदर बहुत बार बच्चों में कुछ स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी होती है। कुछ बच्चों को एडनॉइड्स होते हैं, या कुछ बच्चों के टॉन्सिलर पिलर बहुत बड़े होते हैं, या कुछ बच्चों के जो नैरोफेंजियल में जो हमारे पॉलिप्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। अगर ये सिम्टम, और ये सिम्टम बचपन से भी हो सकते हैं, अगर आपके बच्चों को ऐसे सिम्टम हो रहे हैं तो एक आप ईएनटी को जरूर से दिखाएं। एक सीटी स्कैन या एक्सरे में हमें पता चल जाएगा कोई ऐसा तो नहीं ना जो इसका ट्रैक्ट है, बच्चे का जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें कहीं दबान आ रही है। क्योंकि बच्चा अगर मुंह से सांस लेता है तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जो हमारा जो नाक के अंदर जो साइनसेस होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इन्फेक्शन को प्रिवेंट करते हैं। ये नेचुरल वे होता है, हमें उसी तरीके से बच्चे को क्या सांस लेना है। अगर डॉक्टर इस तरह की कोई प्रॉब्लम किसी को है मान लीजिए, तो क्या उसका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो भी इफेक्ट करता है क्या? डेफिनेटली। देखिए, आप जो अगर ये बच्चों में तो बहुत कॉमन है। देखिए, बच्चों में जो इम्यून सिस्टम होता है 7 से 8 साल में डेवलप हो जाता है, और इम्यून सिस्टम कैसे डेवलप होता है? अच्छे पौष्टिक खाने से, प्रोटीन से और इन सब चीज़ों से होता है। अगर वो बच्चा कोई बच्चा अपना माउथ ब्रीदर होगा तो प्रॉपर खाना खा ही नहीं पाएगा, बिकॉज उसका हर समय जब भी वो खाना खाएगा उसको कफ होना स्टार्ट हो जाएगा। बिकॉज हम लोग जब भी खाना खाते हैं तो सांस रुकती है, जब हम सांस लेते हैं तो खाना हमारा रुकता है, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। तो ऐसे बच्चों में इम्यूनिटी डेफिनेटली बहुत कम होती है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसे बच्चों को इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है। अगर छोटी सी उम्र में ही 5 से 7-8 साल में बच्चों को बहुत इन्फेक्शन होता है तो डेफिनेटली उनकी इम्यूनिटी बहुत इम्पेयर हो जाती है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जो एलर्जी के टेस्ट हैं वो जरूर कराएं, और एक एक्सरे जो अपने साइनस के और इन सब के करा के इसको जरूर से चेक करें ये क्या प्रॉब्लम है। जी डॉक्टर, कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए हमें सर्दी जुकाम नहीं हुआ है लेकिन चेस्ट पेन स्टार्ट हो गया, तो ये भी क्या किसी तरह का सिम्टम है क्या? देखिए, चेस्ट पेन होने के बहुत से कारण हैं, पर अगर आपको फीवर के साथ चेस्ट पेन हो रहा है तो इसका मतलब ये निमोनिया हो सकता है। और चेस्ट पेन एक रेड फ्लैग वाला सिम्टम है। अगर आपको चेस्ट पेन होने लग गया, फीवर भी आ रहा है, इसका मतलब है कि इन्फेक्शन बहुत ही जल्दी नीचे स्प्रेड हो गया। लेकिन 2 चीज़ें होती हैं, कई बार ऐसा होता है क्योंकि हम सर्दी के मौसम की बात कर रहे हैं, तो सर्दी लगती है तो भी हमें सीने में कहते हैं कि ठंड लग गई है, और हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि ये नॉर्मल है या अब हमें डॉक्टर की ज़रूरत है? देखिए, अगर आपको सांस लेने पे पेन बढ़ रहा है, देखिए 2 बातें, अगर मुझे ठंडक से लग गई है तो ये पेन हर समय कंटिन्यूअस करेगा, पर अगर मैं इंस्पायर कर रहा हूँ, जब मैंने सांस लिया और मेरा पेन बढ़ रहा है, एग्रीवेट हो रहा है, इसका मतलब ये प्लूरल रीज़न है, ये कोई ना कोई निमोनिया हो रहा है। अगर हाँ मुझे हर समय हैवी लग रहा है, चेस्ट में दिक्कत हो रही है, क्योंकि जो ठंडक लगना जिसको हम बोलते हैं प्रायर लैंग्वेज नॉर्मल टर्म में, वो एक मसल का इन्फ्लेमेशन है। जो मसल उनको ठंडक लग गई है उनके कारण वो स्ट्रेच हो गई है, वो स्पाज्म हो गया, उसका दर्द है, ये थ्रू आउट द साइकिल रहेगा। मगर अगर आपको सांस लेके ही पेन हो रहा है, सिवियर पेन हो रहा है, इसका मतलब ये निमोनिया हो रहा है, ये आपका रेड साइन है, आप डॉक्टर को जरूर दिखाएं। देखो डॉक्टर, हम अपने आसपास की बात कर लें तो कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको गले में टॉन्सिल की भी बहुत ज़्यादा शिकायत इस समय होती है, तो टॉन्सिल से बचने के लिए क्या उपाय है, और इसके अलावा अगर हो गया है तो किस तरीके से प्रिकॉट करें? देखिए, आजकल ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम लोग ना एक
बीमारी जिसको हम लोग गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर बोलते हैं, बड़ा ही कॉमन हो रहा है। किसी बंदे को बार बार टॉन्सिलाइटिस, बार बार क्रॉनिक कफ हो रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा, हम बार बार एंटीबायोटिक, एंटी एलर्जिक देते हैं, पर अल्टीमेटली प्रॉब्लम होती है जो एसिड होता है वो रिफ्लक्स आके उसके ट्रैकियो को बर्न कर देता है, वहाँ पे जो लोकल इम्यूनिटी थी वो लॉस हो जाती है। अगर ऐसा है तो अपने इस सिम्टम को जरूर से देखें, पेट के सिम्टम्स को भी देखें। इसके अपार्ट जो आपने बोला कि बार बार रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस हो रहा है, तो हम लोग इस कंडीशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि खान पीन पे ध्यान दें, नॉर्मल डाइट लें, अपना नॉर्मल इंडियन डाइट लें, फुल ऑफ न्यूट्रिएंट लें, बार बार गागल्स करें। धीरे धीरे देखा गया है 5 से 7 साल में ये प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। अगर ये 11-12 साल तक ही परसिस्ट करती है, ऐसे केस में सर्जरी एक अच्छा ऑप्शन होता है, जो कि हम लोग एडोलेसेंट एज में करते हैं। बच्चों में हम यूजुअली अवॉइड करते हैं जब तक कोई बहुत सिम्टोमेटिक ना हो। डॉक्टर, कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे होते हैं, आजकल तो अमूमन बच्चों को जंक फूड बहुत पसंद होता है, तो जंक फूड भी क्या इनविटेशन कार्ड है? डेफिनेटली। देखिए, जब भी हम लोग जंक फूड खाएंगे हमें रिफ्लक्स हो गई होगा, हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गई होगा, और जंक फूड में इतने ढेर सारी चीज़ें पड़ी रहती हैं, उससे एलर्जी बहुत कॉमन होती है। आप देखिए, पहले फूड एलर्जी ना के बराबर होती थी, पर पिछले डिकेड में फूड एलर्जी का नंबर बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो अगर जंक फूड हम लोग, इसीलिए जो हमारा नेचुरल सिस्टम, इंडियन सिस्टम है, जिसमें हम लोग घर का जो बैलेंस डाइट है उसी को एडवोकेट करते हैं, जंक फूड लेना इनिशियली स्टेज में बच्चों के लिए तो बहुत ही खराब है। बिल्कुल। और कई बार ऐसा भी होता है डॉक्टर कि जैसे हमारे बच्चे हैं घर के अंदर, प्रेमिसेस के अंदर, दोस्तों में हैं, तो उनके बीच में एक जोक बहुत ज़्यादा चलता है कि शेर ब्रश नहीं करता, शेर हाथ नहीं धुलता। तो हाइजीन का क्या रोल है, ये आप अगर समझा देंगे तो मेरे ख्याल से उनको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपने बहुत ही इंटेलिजेंट आंसर क्वेश्चन पूछा है। देखिए, जो ओरल हाइजीन होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इम्यून सिस्टम में भी और हमारे इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने में भी, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे मुंह में 10⁻⁶ तरीके के बैक्टीरिया होते हैं। इतना तो हमारे मुंह में ऑलरेडी बैक्टीरिया है। अगर हम सुबह शाम ब्रश नहीं करेंगे तो इसके यही जो इन्फेक्शन होता है यही नीचे जा सकते हैं या ऊपर जा सकते हैं और इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। एक स्टडी आई थी जिसके अंदर ये बताया गया था कि जो बच्चे रात में ब्रश करके सोते हैं उनके अंदर जो इन्फेक्शन होता है वो 10 टाइम्स कम होता है। तो अगर ऐसा है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और शेर मुंह नहीं धुलता बिकॉज उस समय उसके पास वो होता नहीं है। हमारा सिस्टम अलग है, हमारे में अलग तरीके के फ्लोरा है, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग अपना ब्रश जरूर करें। बिल्कुल, ब्रश करना देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। अब तो डॉक्टर ने भी कह दिया कि ब्रश जरूर कीजिए, और ब्रश नहीं किया तो शेर वाली बहादुरी तो बिल्कुल भूल ही जाइए। प्राची जुड़ी हुई है हिमाचल प्रदेश से, डॉक हमारे साथ में। प्राची, बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर आपका। स्वागत के साथ सवाल पूछिए। प्राची, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी, मेरा नाम शक्ति है जी, सवाल पूछिए। मैं अरुणाचल प्रदेश से बोल रही हूँ जी। डॉक्टर साहब से मुझे ये पूछना है कि मेरी बेटी 3 साल 5 महीने की है जी, और उसको सर मैम 6 महीने से सर्दी जुकाम हो रहा है, ठीक हो रहा है। बहुत एंटीबायोटिक दवाई भी दे दिया मैंने, जो घरेलू नुस्खे डॉक्टर साहब ने बताया कि दादी नानी के नुस्खे, वो भी सारे आजमा लिए। ठीक होता है, 4-5 दिन ठीक होता है, फिर 6-7 दिन के बाद फिर आपने किसी डॉक्टर से कंसल्ट किया है अभी तक? जी मैम, पीडियाट्रिक से मैंने दिखाया था, एंटीबायोटिक और दवा सब दिया, लेकिन मेरे को तो कोई फायदा नहीं दिख रहा है। और वो नाक से उसको ना घड़ की आवाज आती है, जैसे लगता है कि कफ जमा हुआ है। देखिए, ये नाक से पानी भी आता है, कभी कभी आता है, कभी कभी बंद हो जाता है। देखिए, डॉक्टर साहब से पूछना चाहते हैं कि कोई उपाय बताइए हमें। देखिए, इसमें सबसे अगर आपके आसपास कोई पल्मोनोलॉजिस्ट जो चेस्ट के स्पेशलिस्ट होते हैं उनको दिखाएं। ऐसे बच्चे एटॉपिक होते हैं। एटॉपिक का मतलब होता है जिसको चाइल्डहुड एलर्जीज होती हैं। तो ऐसे बच्चों में बार बार रिकरेंट साइनोसाइटिस होता है। बच्चे को जरा सा भी कुछ ठंडक, जब चेंज ऑफ टेम्परेचर हुआ, सीजन में चेंज हुआ, तुरंत ही उसके अंदर सिक्रीशन से साइनस से भर के गले में गिरने लग जाते हैं, जो कि गड़गड़ाहट की आवाज़ देते हैं। ऐसे केसेस में नेजल स्प्रेस और जो हम लोग इनहेलर्स देते हैं बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, और इनफैक्ट इन्हीं चीज़ों से ही बच्चों का आराम मिलता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप एक अच्छे ENT को या आप एक अच्छे चेस्ट स्पेशलिस्ट को दिखाएं। वो आपको ये दोनों मेडिसिन स्टार्ट करेंगे और आपका बच्चा जल्दी से ठीक हो जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट बहुत है कि बच्चे को स्टीमिंग देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो स्टडी पब्लिश है, बहुत स्टडी पब्लिश है, जिन बच्चों को अर्ली एज में हम जिनको स्टीम देते हैं कुछ इक्लिप्टिस ऑयल डाल के, इन सब से इससे भी बहुत फायदा मिलता है। और इसको करने से उनकी हर समय साइनस क्लियर रहते हैं और इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। और आपने देखा, सुना और समझा कि किस तरीके से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ कोविड टाइम में ही नहीं, 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। अभी भी आप प्रिकॉर कीजिए अपने आप को, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तो आपके अपने और आपका आसपास पूरा एरिया स्वस्थ रहेगा और हेल्दी इंडिया बना रहेगा।